हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर की एमसीक्यू। इस चैप्टर की टोटल 150 एमसीक्यू है। इस वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और इसके बाद की बाकी जो एमसीक्यू है वो पार्ट 2 से लेकर के पार्ट 3 में आएंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक रिप्लेस देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। इनमें से कितनी सारी कंट्री ने, जो ईस्ट यूरोपियन की कंट्रीज थी, जिन्होंने अपने कंट्री में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है हटा दिया, और वहां पे जो है ये घटना जो हुई ये 1980s 1990s में हुई। और ये हुआ सब कुछ कैसे, ये मास डेमोन्स्ट्रेशन के कारण हुआ। लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करके अपने कंट्री में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटा दिया। तो ऐसी टोटल कितनी कंट्री थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 8। तो टोटल 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्री थी। आप याद करो, यूएसएसआर को अगर आप प्रॉपर्ली अगर आप देखो तो यूएसएसआर में कौन कौन थे? ईस्ट यूरोपियन की कंट्री थी, सेंट्रल एशिया की कंट्री थी, और यहाँ एक सबसे जो मेजर डोमिनेंट था वो था रशिया का। ओके, आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि सेंट्रल एशियन की कितनी सारी कंट्री थी। नेक्स्ट, असर्शन रीजन है। असर्शन है, there was lack of democracy and the absence of freedom of speech in the USSR। USSR में डेमोक्रेसी नहीं थी, डेमोक्रेसी की कमी थी। लैक मतलब कमी होना, और एब्सेंस था फ्रीडम ऑफ स्पीच। लोगों के पास पावर नहीं था बहुत ज्यादा कि वो लोग खुल के कुछ बोल सके, वो लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन देखते हैं, द सोवियत सिस्टम वाज वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन। जो सोवियत सिस्टम थी वो बहुत ही ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक थे। ब्यूरोक्रेटिक मतलब हर कुछ नियम हिसाब से चलता था, हर किसी चीज के लिए रूल्स होते थे। ऐसा सिस्टम था। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट थी। ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है कि जहाँ पे जो रूलर जो होता है, कभी किसी कंट्री में अगर आप देखो, वहां के जो रूलर जो होते हैं, वहां की जो गवर्नमेंट है, अगर वो अपनी मनमानी कर रही है, उसके मन में जो आए वो कर रही है, तो वैसी गवर्नमेंट को हम लोग ऑथोरिटेरियन बोलेंगे। तो बिल्कुल सोवियत सिस्टम में जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल ऑथोरिटेरियन थी। ये रीजन भी करेक्ट है। यहाँ हम लोग सी, डी और ई को हम लोग कैंसल आउट हम लोग कर सकते हैं। बच गया हमारा ए और बी। ये दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन क्या ये रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ये देखते हैं। क्योंकि आप देखो, वहां पे डेमोक्रेसी की, वहां पे प्रॉपर्ली डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था। ये सब क्यों? क्योंकि वहां गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, बहुत ही ऑथोरिटेरियन थी। दैट मीन्स ये रीजन जो है ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Next, during 1980s and 90s, many East European countries that were part of Soviet bloc replaced their communist government in response to। तो अभी मैंने क्वेश्चन 1 में बताया कि 1980s और 1990s में जो ईस्ट यूरोपियन की कंट्री थी, उन्होंने अपने कंट्री में से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटा दिया। वहां वो उन लोगों ने अपने कंट्री में डेमोक्रेसी लेके आए। ये सब कुछ कैसे हुआ? मास डेमोन्स्ट्रेशन के कारण, यूएस के अटैक के कारण, यूएसएसआर के अटैक के कारण, या फिर यूनाइटेड नेशन की अपील के कारण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मास डेमोन्स्ट्रेशन के कारण। वहां के लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया अपनी खुद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, रशिया जो गवर्नमेंट थी, यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट। फाइनली ये हुआ। करेक्ट आंसर है मास डेमोन्स्ट्रेशन। फाइंड इनकरेक्ट। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। तो बिल्कुल सही है। सोवियत सिस्टम में जो एक पार्टी जो थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, वही रूल कर रही थी। इन यूएसएसआर नो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड। हाँ, तो ये भी करेक्ट है। वहां पे वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा था। वो वन पार्टी कौन सा था? कम्युनिस्ट। तो सिर्फ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है वही चल रही थी, और कोई दूसरी पार्टी अपोजिशन अलाउड नहीं थी। तो ये भी करेक्ट है। तो देखो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो क्या इसमें से कोई भी इनकरेक्ट है? नहीं। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा? नन, ऑप्शन डी। अगर यहीं पे अगर ये लोग करेक्ट अगर पूछते, यहीं पे अगर करेक्ट पूछते तो हमारा दोनों करेक्ट होता, तो उस केस में हमारा आंसर होता सी, बोथ। लेकिन यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन थे?
सो ये वही पार्टी है जिन्होंने 1917 में रशिया में जब रेवोल्यूशन हुआ, तो रशिया में रेवोल्यूशन होने के बाद में वहां पे जो किंग जो थी, वहां पे जो जार की रूल थी, ठीक है, वहां पे जो जार जो रूल कर रहे थे उनको हटा दिया गया। अब वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लेके आया गया। अब वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को कौन रन कर रही थी? तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। सो इसके फाउंडर कौन थे? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जो है ये फाउंडर थे। हम लोग बाकी पर्सन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है ये बेसिकली ये जर्मनी के थे, ठीक है, ये जर्मनी के थे। और एक्चुअली कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म का जो आइडिया है वो इन्होंने ही दिया है। तो कम्युनिज्म का आइडिया किसने दिया अगर ये पूछा जाए आपसे, तो कार्ल मार्क्स। जोसेफ स्टालिन ये भी यूएसएसआर के लीडर बनेंगे, ये बाद में आएंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चलेगी, तो उस समय ये लीडर रहे थे यूएसएसआर के। और बोरिस येल्सिन बहुत एंड में आएंगे, फाइनली जब यूएसएसआर का जब ब्रेकडाउन होगा तो उस समय ये आएंगे। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, व्लादिमीर लेनिन। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू मास एक्शन बाय ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन नॉट बाय मिलिट्री मींस, ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू है। सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन होने का जो सबसे जो मेन कारण है वो ये है कि वहां के लोग हैप्पी नहीं थे अपने गवर्नमेंट से। वहां के लोग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें जब दिख रहा था कि वेस्ट का मतलब है यूएसए और वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज जो है इसको टुगेदर वेस्ट बोलते हैं। तो वहां पे जब वहां के सोवियत यूनियन के जब लोग देख रहे थे कि वेस्ट के जो लोग हैं वो लोग काफी डेवलप कर रहे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा है, और सोवियत यूनियन के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है, कई तरह की प्रॉब्लम्स थे, तो उन्होंने अपने कंट्री में अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। अब फाइनली हम लोग देखेंगे कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, और ये हुआ कब? 1991 में। सही बात है, बिल्कुल मिलिट्री मींस कुछ नहीं थी, कोई वॉर नहीं हुआ, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन के टाइम में कोई वॉर नहीं हुआ। ये बिल्कुल ट्रू है, पॉइंट करेक्ट। यहाँ पे देखना है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सोवियत इकोनॉमी वाज मोर डेवलप्ड देन यूरोपियन कंट्रीज। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो सोवियत इकोनॉमी थी, जो यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी, वो ज्यादा डेवलप्ड थी यूरोपियन कंट्रीज से, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हम लोग देखेंगे कि सोवियत का कंडीशन बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होगी तो उसके बाद में सोवियत के कंडीशन बहुत अच्छे रहेंगे, फिर धीरे धीरे उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सोवियत इकोनॉमी की डेवलप थी? तो बिल्कुल डेवलप थी। हाँ, बस सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, यूएसए इकोनॉमी वाज मोर डेवलप्ड देन द सोवियत। हाँ, ये भी करेक्ट है। जैसे मैंने बताया कि सोवियत की इकोनॉमी तो ज्यादातर यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनसे डेवलप थी, लेकिन हाँ, यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो सोवियत से भी ज्यादा डेवलप थी। तो ये भी करेक्ट है। हमें करेक्ट फाइंड करना है। दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी। द बर्लिन वॉल सिंबलाइज्ड द डिवीजन बिटवीन। तो जो बर्लिन की जो वॉल बनाई गई थी ये क्या सिंबलाइज करती थी, ये किस चीज को डिनोट करती थी? ऑप्शन ए, कैपिटलिस्ट एंड द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। ऑप्शन बी, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। ऑप्शन सी, फर्स्ट वर्ल्ड एंड द थर्ड वर्ल्ड। एंड डी, नन ऑफ दिस। यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड। ये बर्लिन जो है ये जर्मनी में एक सिटी है, और जर्मनी में एक सिटी में क्या किया गया था, यूएसएसआर ने वहां पे एक वॉल बना दी गई थी। तो यहाँ के लोग जो थे वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, जो वेस्ट साइड के थे, और जो ईस्ट साइड के थे वो कम्युनिस्ट, वहां पे कम्युनिस्ट रूल चल रहा था। तो इसको, इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में एक वॉल बना दी गई थी, तो उसे ही बोलते हैं बर्लिन वॉल। ये बनाई गई थी 1961 में। अब फाइनली 1989 में इसका ब्रेकडाउन हो गया था। 1989 में ये वॉल को तोड़ दिया गया था। ऑप्शन बी। आप मुझे यहाँ पे ऑप्शन सी में आप देखो, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। एक और वर्ल्ड होती है जिसे हम लोग सेकंड वर्ल्ड बोलते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इंडिया कौन से वर्ल्ड में आता है, फर्स्ट, सेकंड की थर्ड? बर्लिन वॉल वाज बिल्ड इन, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि बर्लिन की वॉल जो है ये 1961 में बनाई गई थी। बर्लिन जर्मनी में सिटी है, फाइन करेक्ट।
So यहाँ the political and the economic system of East European countries were modeled after the USSR. So जो ईस्ट यूरोप की जो कंट्री थी वहां पे जो भी पॉलिटिकल सिस्टम था, जो भी इकोनॉमिक सिस्टम था, वो एक्चुअली यूएसएसआर को फॉलो करके बनाया गया था। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज जो है वहां पे यूएसएसआर का डोमिनेंस था, वहां पे यूएसएसआर का डोमिनेंस था। इस कारण से वहां पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बिल्कुल यूएसएसआर को फॉलो कर रही थी। तो ऑप्शन वन, स्टेटमेंट वन करेक्ट है। सोवियत आर्मी लिबरेटेड वेस्ट यूरोपियन कंट्री फ्रॉम द फासिस्ट फोर्स। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो ईस्ट यूरोप की कंट्री थी उनको ऑक्यूपाई कर लिया था फासिस्ट फोर्सेस ने। तो ये आपको अगर याद हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में दो ग्रुप थी, एक तरफ था जर्मनी और इटली, यहाँ पे हिटलर वगैरह की जो ग्रुप जो फोर्स थी, तो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था ईस्ट यूरोप की कंट्रीज को। तो ईस्ट यूरोप की कंट्री को ऑक्यूपाई कर लिया था और उसको लिबरेट करने का काम, उसको आजादी दिलाने का काम, उनको हेल्प करने का काम किया था यूएसएसआर ने। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, सोवियत आर्मी लिबरेटेड वेस्ट नहीं, ईस्ट यूरोप की कंट्री को लिबरेट किया था फ्रॉम फासिस्ट फोर्स। मतलब ऑप्शन, ये स्टेटमेंट टू रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट होगा ओनली वन, ऑप्शन ए। बर्लिन वॉल सेपरेटेड। तो बर्लिन वॉल क्या सेपरेट करती थी? ईस्ट बर्लिन विथ वेस्ट बर्लिन, नॉर्थ वर्सेस नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ को सेपरेट करती थी साउथ से, ईस्ट को सेपरेट करती थी साउथ से। सो करेक्ट आंसर है बर्लिन वॉल जो है वो ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को सेपरेट करती थी। वेस्ट बर्लिन सिंबलाइज करता था कैपिटलिस्ट कंट्री को, कैपिटलिस्ट लोगों को, और ईस्ट बर्लिन जो है वो सिंबलाइज करता था कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी उनको। नेक्स्ट, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द बर्लिन वॉल? तो बर्लिन वॉल की लेंथ कितनी थी? यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे ही एनसीईआरटी बेस्ड है, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्ली अगर आप फॉलो करते हो तो आपको एग्जाम्स की जो टर्म वन की जो भी एग्जाम्स जो भी है उसमें आपको कहीं और दूसरे एमसीक्यू को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया सिर्फ इसी चैप्टर से मोर देन 150 क्वेश्चंस आए हैं। इसी तरह दूसरे चैप्टर्स के भी 100, 125 ऐसे क्वेश्चंस है, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो। So what was the length of Berlin Wall? So Berlin Wall की लेंथ कितनी थी? So इसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 150 किलोमीटर। बर्लिन वॉल was finally broken by people on, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि 1989 में कौन सा? 9 नवंबर 1989, तो आपको याद रखना है 9 नवंबर 1989। अगेन एसेशन रीजन, तो पीपल फ्रॉम अदर 15 रिपब्लिक इन यूएसएसआर में आप याद रखो, यूएसएसआर में टोटल 15 कंट्री थी। बेसिकली यूएसएसआर एक तरह से ग्रुप ऑफ कंट्री था 15 कंट्री का। तो उन 15 कंट्री में से एक जो कंट्री था वो था रशिया, और ये रशिया का हम लोग देखेंगे कि डोमिनेंस बहुत ज्यादा था बाकी कंट्री के कंपैरिजन में। इस कारण से बाकी कंट्री के जो लोग थे वो काफी नाखुश थे, वो बहुत ही सैड थे। तो पीपल फ्रॉम 15 रिपब्लिक इन यूएसएसआर फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफेन सप्रेस्ड। तो बिल्कुल सही बात है, बाकी जो कंट्री जो थी वो बिल्कुल सप्रेस्ड फील कर रहे थे, नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे, क्योंकि ये 15 कंट्री के ग्रुप में जो डोमिनेंस कर रहे थे वो था रशिया। तो ये करेक्ट है, रशिया डोमिनेटेड इन द सोवियत यूनियन। हाँ, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो वो लोग इसलिए नेग्लेक्टेड फील हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रशिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है। तो रीजन भी करेक्ट है। सो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो आएगी वो असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये वाला जो है ये करेक्ट है। What is the meaning of egalitarian society? egalitarian society की मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा सोसाइटी जहां पे किसी से किसी तरह के भेदभाव ना किया जाए, जहां पे किसी से किसी तरह की पार्शियलिटी ना हो, सभी को इक्वली ट्रीट हो, सभी को इक्वल राइट्स मिले, तो वैसे सोसाइटी को बोलते हैं egalitarian सोसाइटी। सोवियत यूनियन ने प्रॉमिस किया था कि जो सोसाइटी जो बनेगी, यूएसएसआर जो बनेगा वो एक egalitarian सोसाइटी होगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ? बिल्कुल नहीं। हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखेंगे कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे उनको बहुत बार उनको जो है ज्यादा उनको फेवर किया जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल हुआ नहीं। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब यहाँ पे आप ऑप्शंस को देखो। ऑप्शंस ए, वेयर एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल राइट, जहां पे सभी पर्सन को इक्वल राइट मिले और सभी को इक्वल ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटी मिले, तो वैसे सोसाइटी को बोलते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी, ऑप्शन ए।
हु वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1917? तो रशिया में जो रेवोल्यूशन हुई 1917 में इन रशिया, सो रशिया में जो रेवोल्यूशन हुई 1917 में, तो उसके लीडर कौन थे? तो इसके लीडर थे, ऑप्शन सी मैंने बताया था, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन वाज प्रैक्टिशनर ऑफ, तो व्लादिमीर लेनिन जो है वो किनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे? तो जैसे मैंने बताया, व्लादिमीर लेनिन ने 1917 में 17 में जब रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया रशिया में। और जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिज्म का जो थ्योरी है वो किन्होंने दिया था? वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। सो व्लादिमीर लेनिन जो थे वो मार्क्सिज्म के फॉलोवर थे, कार्ल मार्क्स के फॉलोवर थे, मार्क्सिज्म के फॉलोवर थे। तो ऑप्शन ए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर? तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसएसआर की फुल फॉर्म है, ऑप्शन ए यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनिटी ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रीजन्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। What was the period of रशियन रेवोल्यूशन? तो रशियन रेवोल्यूशन कब से कब तक चली? तो रशियन रेवोल्यूशन का जो पीरियड था वो था 1917 से 1924। तो 1917 से 1924। ट्रू फॉल्स? USSR came into being after socialist revolution in Russia in 1917। सो यूएसएसआर जो है इसका फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे 1917 में जब रशिया में रिवोल्यूशन हुई उसके बाद हुआ। और ये एक तरह का कैसा रेवोल्यूशन था? एक तरह का सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि ये रेवोल्यूशन से पहले रशिया में जो लोग थे वो काफी परेशान थे। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ लोग बहुत रिच थे, कुछ लोग बहुत पुअर थे। तो एक तरह की इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी, इनइक्वालिटी थी। कोई बहुत रिच था, कोई बहुत हैप्पी था, और किसी के पास खाने को सामान नहीं थे, पैसे नहीं थे। सो इस चीज को खत्म करने के लिए ये रेवोल्यूशन लेके आ गया, और इसी चीज को बोलते हैं कि ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था। सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए, सोसाइटी को इक्वल बनाने के लिए रेवोल्यूशन था। तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। रशियन रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ। तो रशियन रेवोल्यूशन कौन से आइडिया से इंस्पायर्ड था? सो गांधीज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, माओइज्म। सो करेक्ट आंसर अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, सोशलिज्म। रशियन रेवोल्यूशन जो है वो सोशलिज्म लाना चाहता था, इक्वल सोसाइटी बनाना चाहता था, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहता था। तो ऑप्शन सी। व्हाट वाज द प्रिंसिपल एडॉप्टेड बाय यूएसएसआर? सो यूएसएसआर ने कौन सा प्रिंसिपल को एडॉप्ट किया था? एबोलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल करेक्ट है। यूएसएसआर में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई तो जो भी कुछ प्रॉपर्टी था, जो भी कुछ लैंड था, उन सबको स्टेट कंट्रोल कर रहा था, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर रही थी। सो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था, इंस्टीट्यूशन जो था, इसको खत्म कर किया उन्होंने। और सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो ये भी बिल्कुल सही है, वो लोग एक इक्वल सोसाइटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे बेस्ड सोसाइटी बनाना चाहते थे। तो ये भी करेक्ट है। सो यहाँ पे करेक्ट फाइंड करना है, ऑप्शन सी। दोनों ही करेक्ट है, बोथ। Who was the founder head of USSR following the Russian Revolution? रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर के फाउंडर हेड कौन थे? तो अगेन बोरिस येल्सिन। आप यही तो देखो, सॉरी बोरिस येल्सिन नहीं, ऑप्शन डी व्लादिमीर लेनिन। देखो आप यही क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन कुछ अलग वे में मैंने 3 या 4 स्लाइड पहले पूछा था। मैंने फिर से यही क्वेश्चन को इसलिए मैंने ये ऐड किया क्योंकि देखो सेम क्वेश्चन को अलग तरह के लैंग्वेज फॉर्म करके दे सकते हैं। हो सकता है आपको पिछला वाला क्वेश्चन याद हो, लेकिन यहाँ पे आप लैंग्वेज अलग देख करके आप सोचे कि ये कुछ अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप जब भी एमसीक्यू वगैरह को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बिल्कुल आप उसके लैंग्वेज पे बिल्कुल ध्यान दो कि हो सकता है वही क्वेश्चन नॉट नेसेसरी सेम लैंग्वेज में, थोड़ा बहुत उसे मॉडिफाई करके उसी लैंग्वेज में पूछा जाए। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एमसीक्यू का जो भी एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उस एक्सप्लेनेशन को आप बिल्कुल फॉलो करो। और अगर आपको फील होता है कि आप इस वीडियो से बेनिफिटेड हो रहे हो तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आप शेयर करो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हो, ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहां डाउट पूछ सकते हो। उन सब की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके नेक्स्ट, फाइंड करेक्ट। आफ्टर वर्ल्ड वॉर II USSR had domestic consumer industry that produced everything from pin to car। तो वर्ल्ड वॉर II के बाद में यूएसएसआर में डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री काफी अच्छी थी और वो जो है वो पिन से लेके कार तक बनाते थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ल्ड वॉर II के बाद में यूएसएसआर की कंडीशन काफी अच्छी थी, वो इवन बहुत ही ज्यादा डेवलप थी काफी सारे यूरोपियन कंट्री के कंपेयर में। तो बिल्कुल ये करेक्ट है। Their quality did not match
दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री। हाँ, लेकिन ये एक प्रॉब्लम था कि जो भी कुछ ये लोग सामान बना रहे थे, पिन से लेके कार तक बना रहे थे, उनकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं होती थी, तो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी। वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट कंट्री जो थी वहां पे अच्छी क्वालिटी के सामान बनती थी, तो देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच। तो बिल्कुल करेक्ट है, उनकी क्वालिटी मैच नहीं करती थी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री से। थर्ड, it had a complex communication network, vast energy resources including oil, iron and steel। तो हाँ, यूएसएसआर में बहुत ही ये कम्युनिज्म जो कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क थी वो काफी डेवलप थी। वहां पे ऑयल दूसरे मिनरल्स में वो रिच थे। इवन आज भी देखो रशिया बहुत सारा ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, क्रूड ऑयल का। सो करेक्ट फाइंड करना है, तीनों ही करेक्ट है। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर अराउंड डैश पार्टी। तो इसकी ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं दिया है, मैं चाहता हूं कि आप इसकी जो आंसर जो है आप इसको कमेंट करके आप मुझे बताओ। तो आप कमेंट करके मुझे बताओ। नेक्स्ट, during the second world war east european countries were occupied by। so second world war के टाइम में जो ईस्ट यूरोप की कंट्री थी उनको किन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, किन्होंने उन पे कब्जा कर लिया था। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फासिस्ट फोर्स। उनको छुड़ाने का काम, उनको सेव करने का काम किया था यूएसएसआर की फोर्सेस ने, लेकिन यहाँ ऑक्यूपाई पूछ रहे हैं तो ऑप्शन सी, फासिस्ट फोर्सेस। Which army liberated East European country from the fascist forces? So किन्होंने fascist forces के से बचाया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री को? तो करेक्ट आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि बी है, सोवियत आर्मी। What was the another name of second world country group? तो जो सेकंड वर्ल्ड की जो सेकेंड वर्ल्ड जो है वहां पे जितने भी कंट्री थे उनके ग्रुप को क्या बोलते थे? फासिस्ट ब्लॉक, कैपिटलिस्ट ब्लॉक, नैम ब्लॉक एंड सोशलिस्ट ब्लॉक। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सोशलिस्ट ब्लॉक, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड की जो कंट्री थे जनरली ये लोग सोशलिज्म फॉलो करती थी, कम्युनिज्म फॉलो करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, व्हाट काइंड ऑफ अलायंस वाज वार्सो पैक्ट? सो वार्सो पैक्ट किस तरह का अलायंस था? इकोनॉमिक अलायंस, नैम अलायंस, मिलिट्री अलायंस, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नैम मिलिट्री अलायंस। ऑल्दो वार्सो पैक्ट के अंडर में जितने भी कंट्री थी उनका कुछ इकोनॉमिक रिलेशंस भी था, लेकिन यहाँ पे देखो आप जो भी ऑप्शन जो देखो आपको बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो था मिलिट्री अलायंस। तो बिल्कुल वार्सो पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस थी। जब यूएसए ने नेटो फॉर्म किया 1949 में उसके रिस्पांस में वार्सो पैक्ट यूएसएसआर की जो कंट्री थी उन्होंने साइन किया था 1955 में। फाइंड करेक्ट। The Soviet government subsidized basic necessities including health, education, child care and other welfare scheme। तो जो सोवियत गवर्नमेंट थी ये बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। सब्सिडी का मतलब ये है कि मान लो किसी एक सामान का कॉस्ट, आप बाजार में जाते हो, आप बाजार में जाके एक सामान खरीदते हो और उसकी कॉस्ट 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, लेकिन आपको पे करना पड़ता है 70 रुपीज ही। सो बाकी के 30 किसने पे किया? बाकी के 30 सपोज गवर्नमेंट ने पे किया। सो हम लोग ये बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने 30 रुपए की सब्सिडी दी है आपको, आपने पे किया 70 रुपीज, लेकिन रियल प्राइस उसका है 100। सो आपने जो है गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है 30 रुपए का। जैसे हमारे कंट्री में गैस सिलेंडर पे हमें सब्सिडी मिलती है, सो उसी तरह सोवियत गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी वो प्रोवाइड करती थी हेल्थ के फैसिलिटी में, एजुकेशन में, चाइल्ड केयर में और दूसरे जो भी वेलफेयर स्कीम थे, जो भी लोगों के भलाई के लिए जो भी स्कीम होते थे, जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होती थी। तो बिल्कुल करेक्ट है। The Soviet state ensured a minimum standard of living for all citizen। तो सोवियत स्टेट जो है ये ट्राई करती थी कि जो भी वहां के लोग हो उन सभी का लाइफ जो है उनको कम से कम एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। बिल्कुल ये है, ये भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये सब हुआ नहीं, ये सब प्रॉपर वे में नहीं हुआ। ऑल्दो ये सब ट्राई कर रहे थे वो, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन यहाँ तो पूछ रहे हैं कि ये हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल हुआ। करेक्ट फाइंड करना है ऑप्शन सी, बोथ। Generally there was no unemployment in Soviet Union after World War II। तो जैसा मैंने बताया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में सोवियत यूनियन की कंडीशन काफी अच्छी थी, तो वहां अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम था। तो बिल्कुल ये ट्रू है, वहां अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम थी। नेक्स्ट, स्टेट ओनरशिप was the dominant form of ownership in the USSR। तो यूएसएसआर में जो भी ओनरशिप का सिस्टम था वो स्टेट ओनरशिप चल रहा था।
इसका मतलब ये है जो भी बड़ी बड़ी कंपनी थी, जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, जो भी दूसरे कोई और दूसरे सामान थे, चाहे रेलवे हो या फिर वहां पे बसेस हो या फिर बड़ी कोई फैक्ट्री हो, कोई कंपनी हो, सारी गवर्नमेंट कंपनी थी। लैंड जो भी होती थी वो गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट की लैंड होती थी। तो स्टेट ओनरशिप वहां पे था। स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट, ये स्टेट का मतलब ये बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र वो नहीं, स्टेट का मतलब यहाँ है एक कंट्री को बोल रहे हैं। कौन सी स्टेट? यूएसएसआर की। तो यूएस स्टेट ओनरशिप जो है ये डोमिनेंट फॉर्म थी। तो डोमिनेंट का मतलब है यूएसएसआर में स्टेट ओनरशिप जो है ये सिस्टम रन करती थी। तो बिल्कुल करेक्ट है ये। लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वेर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सोवियत स्टेट। तो हाँ, जो भी लैंड थे या भी जो भी प्रोडक्टिव एसेट्स थे, जो भी एग्रीकल्चर के फील्ड थे, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो सारी ही गवर्नमेंट कंट्रोल करते थे उनको। तो जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी होती है, सरकारी कंपनी जिसे हम लोग बोलते हैं, वैसे ही वहां पे अधिकांश जो कंपनी थी, मैक्सिमम जो कंपनी थी वो गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनी थी। तो ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन सी बोथ। इन द आर्म्स रेस सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएसए। तो कोल्ड वॉर के दौरान जो आर्म्स रेस जो चल रही थी, तो उस आर्म्स रेस में जो वेपन्स को लेकर के रेस चल रही थी, तो उस रेस में सोवियत यूनियन जो है वो यूएसए को बराबर वो एक तरह का टक्कर दे रही थी, चैलेंज कर रही थी। तो हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। आर्म्स के मैटर में ये बिल्कुल ये एक दूसरे से काफी बराबर चल रहे थे। The Soviet Union lagged behind the West in the technology and infrastructure. वर्ल्ड वॉर टू के बाद में सोवियत यूनियन की कंडीशन काफी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि सोवियत यूनियन की कंडीशन जो है धीरे धीरे खराब होने लगेगी। वहां के टेक्नोलॉजी वगैरह भी जो है वो भी आउटडेट हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। तो ये भी करेक्ट है। The Soviet Union failed in fulfilling the political and economic aspiration of citizen. तो याद करो, सोवियत यूनियन ने कहा था कि वो लोग ऐसा सोसाइटी बनाएंगे जो इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, जहां पे सभी को इक्वालिटी मिले। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो लोगों के जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस थे वो बिल्कुल फुलफिल नहीं हुई। तो ये भी करेक्ट है। इसलिए लोग नाराज थे, इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और यही मेन कारण था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन होने का। तो तीनों ही करेक्ट है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। इन सोवियत पीपल ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट इन जोक्स एंड कार्टून्स। तो जब लोग नाराज थे सोवियत यूनियन में, तो वो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपना जो गुस्सा जो है, अपनी नाराजगी जो है, अपने डिसेंट मतलब नाराजगी, गुस्सा, सैडनेस, वो कैसे दिखाते थे? तो वो लोग जोक बना के, गवर्नमेंट के ऊपर जोक बना के या गवर्नमेंट के कुछ कार्टून वगैरह ड्रॉ करके। आप हमारे कंट्री में भी देखो, जो न्यूज़पेपर जो आती है, तो न्यूज़पेपर में आप देखोगे कि वहां पे कुछ कार्टून्स वगैरह जो है वो ड्रॉ की जाती है किसी गवर्नमेंट के किसी इशू को लेकर के। तो बिल्कुल सोवियत पीपल भी ऐसा ही कर रहे थे, जोक्स एंड कार्टून के थ्रू अपना डिसेंट को एक्सप्रेस कर रहे थे। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी इन सोवियत यूनियन, ट्रू और फॉल्स। तो सोवियत यूनियन में जो वन पार्टी सिस्टम था, ये वन पार्टी सिस्टम कौन सा था? तो ये था क्या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी था? तो बिल्कुल करेक्ट है। सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चल रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट चल रही थी, ऑपोजिशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। फाइंड इनकरेक्ट। सोवियत यूनियन हैड लूज कंट्रोल ओवर ऑल द इंस्टीट्यूशंस। नहीं, ये रॉन्ग है। सोवियत यूनियन को आप देखोगे तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी इंस्टीट्यूशन का मतलब है यहाँ पे, जैसे हमारे कंट्री में जैसे पुलिस एक इंस्टीट्यूशन हो गया, जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, एनजीओ एक तरह की इंस्टीट्यूशंस हो गई। तो जितने भी तरह के ये इंस्टीट्यूशंस थे, इनके ऊपर सोवियत यूनियन का बहुत ही लूज कंट्रोल था। नहीं, लूज नहीं, बहुत ही टाइट कंट्रोल था। सब कुछ इन लोगों को पूछ के करना पड़ता था गवर्नमेंट से। आज के डेट में फॉर एग्जांपल आप जैसा देख सकते हो, चाइना में बहुत टाइट कंट्रोल है। वहां पे लोग क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं सोशल मीडिया पे, उन सब पे गवर्नमेंट की नजर होती है वहां पे। तो यहाँ पे लूज नहीं था, टाइट था। तो यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सोवियत यूनियन वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। बिल्कुल ये करेक्ट है। सोवियत यूनियन जो है वो अपने लोगों को लेकर के बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं थे। अकाउंटेबल का मतलब ये होता है, जब कोई गवर्नमेंट कुछ काम करती है तो गवर्नमेंट को, लोगों को जवाब देना होता है। लोग जो है गवर्नमेंट से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तब वैसा गवर्नमेंट को बोलेंगे कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। जैसे हमारे कंट्री में अगर कोई गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है और लोगों को अगर वो पसंद नहीं आता है, तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अखबारों में लिखते हैं, सोशल मीडिया में उस पर वीडियो बनाते हैं। सो गवर्नमेंट जो है सामने आकर के जवाब देती है। सो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है, लेकिन सोवियत यूनियन में जो गवर्नमेंट थी वो अनअकाउंटेबल थी। वो लोगों को बिल्कुल जवाब नहीं देती थी, लोगों का बिल्कुल केयर नहीं करती थी कि लोग क्या सोचते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इनकरेक्ट फाइंड करना है। सो इनकरेक्ट कौन सा है? हमें तो इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो इनकरेक्ट तो सिर्फ वन है। सो ऑप्शन ए, ओनली वन।
हाउ मेनी रिपब्लिक्स वर पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन में टोटल कितने कंट्रीज थे, कितने रिपब्लिक्स थे। रिपब्लिक का मतलब यहाँ कंट्री पूछ रहे हैं, स्टेट पूछ रहे हैं। आप यहाँ पे रिपब्लिक देखो या फिर यहाँ पे अगर आप स्टेट लिखा हुआ है या फिर यहाँ कंट्री लिखा हुआ है या फिर रीजन लिखा हुआ है, बेसिकली एक ही बात कर रहे हैं। तो टोटल कितने ऐसे थे, तो टोटल थे 15, 15। Find incorrect. The Soviet Union refused to recognize the urge of the people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs including cultural affairs. तो सोवियत यूनियन ने जो भी 15 रिपब्लिक में जो भी लोग थे, तो उनके जो भी डिमांड्स थी, उनकी डिमांड्स थी कि वो लोग अपना कंट्री को खुद से मैनेज करना चाहते थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके कंट्री को सोवियत मैनेज करे या फिर रशिया मैनेज करे। वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके कल्चरल अफेयर्स में, उनकी सोसाइटी को लेके, कल्चर को लेकर के सोवियत यूनियन उनको कुछ बताए। तो ऐसा वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हाँ बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सोवियत यूनियन जब वो लोग इस तरह का डिमांड कर रहे थे, तो क्या सोवियत यूनियन उनका ये डिमांड को एग्री किया? सोवियत यूनियन ने क्या उनका ये डिमांड को माना? तो बिल्कुल नहीं माना। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो यानी कि ये करेक्ट है। सोवियत डोमिनेटेड सोवियत यूनियन, रशिया डोमिनेटेड सोवियत यूनियन, तो ये भी करेक्ट है हमें। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों करेक्ट है, लेकिन फाइंड हमें क्या करना है, हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो दोनों करेक्ट है, हमें तो इनकरेक्ट चाहिए, तो डी। अगर करेक्ट पूछते तो हम लोग सी में टिक करते। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान वाज डन इन, तो सोवियत जो इन्वेजन है वो अफगानिस्तान में कब किया गया, कौन से ईयर पे? 1989, 1969, 1991 और 1979। सो करेक्ट आंसर है 1979। अब देखो 1991, 1989, 1969 ये सब भी इंपॉर्टेंट ईयर है। आप अगर चाहो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके चैप्टर के हिसाब से ये सब ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 1979। The Soviet economy was flattering in the late 1970s and became stagnant. तो जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में सोवियत इकोनॉमी काफी अच्छी थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, तो वर्ल्ड वॉर 2 तो जो है वो 1939 से हम लोग देखेंगे 1945 में खत्म हो गई थी। तो इस 1945 के आसपास में तो सोवियत इकोनॉमी काफी अच्छी थी, लेकिन धीरे 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 इसकी इकोनॉमी जो है वो स्लो होती चली गई। सोवियत इकोनॉमी खराब होती चली गई, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। और 1970s आते आते हम लोग देखेंगे कि सोवियत इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रहा था वो ग्रोथ बंद हो गया और स्टैग्नेंट हो गया। स्टैग्नेंट वर्ड का मतलब है कि जब किसी चीज की ग्रोथ नहीं होती है, जब सोवियत इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ नहीं कर रही थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी, जहां थे वहीं पे वो लोग रुके थे, कुछ नया, कुछ इन्वेंशन, नया कुछ प्रोडक्शन वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो उसे बोलेंगे स्टैग्नेंट। तो सोवियत इकोनॉमी जो है 1970s आते आते स्टैग्नेंट हो गई थी। तो बिल्कुल ये ट्रू है। सो ये क्वेश्चन नंबर 40 है। इसके अलावा देखेंगे कि हम लोग, ये हमारा पार्ट 1 है। इसके अलावा ये टोटल जो चैप्टर जो है ये टोटल 4 पार्ट में आएगी। तो पार्ट 2 से लेकर पार्ट 3 और पार्ट 4 आएगी। तो टोटल मैं 150 से ज्यादा क्वेश्चन कवर करूंगा। इसके साथ ही जो कुछ न्यू टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं, उन न्यू टॉपिक्स को भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा। ठीक है। सो आज के लिए यही करते हैं। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली आप चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।